तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल जो है ये हमें मिला कहाँ पे, श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल के अंदर। कि श्रोडिंगर ने हमें ये बताया था कि भाई ऑर्बिट तो होते हैं, जो हमारे जो नील बॉहर हैं उन्होंने जो बात कही वो तो सही बात कही है कि भाई ऑर्बिट तो होते हैं, लेकिन उन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास कुछ सब शेल्स भी होते हैं, यानी कि शेल्स तो हैं लेकिन उनके अंदर कुछ सब शेल्स भी मौजूद हैं। सही है, जिसका नाम हमें क्या पता चला था, SPDF, जो कि अभी आपने हमें क्विज में भी बताया है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट हमें मिला था वो किसने दिया था भाई, श्रोडिंगर ने दिया था, सब शेल्स का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है वो डिफाइन करें सब शेल को, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ अ सब्सटेंस वर ऑब्जर्व्ड इन अ हाई पावर्ड स्पेक्ट्रोस्कोप इट वाज फाउंड दैट दे कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लाइंस क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर एज डिस्कस्ड इन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। अच्छा, जो बच्चे जो है हम कंटिन्यूअस क्लासेस ले रहे हैं रेगुलरिटी के साथ, वो इन दोनों इफेक्ट से वाकिफ होंगे। इसको हमने डिस्कस किया था जब हमने नील बॉहर, सही, नील बॉहर का जो क्या नाम है, जो उसके लिमिटेशन हमने जब पढ़ी थी ना, तो जीमेन और स्टार्क इफेक्ट को हमने डिस्कस किया था। बुक के अंदर जीमेन और स्टार्क इफेक्ट डिटेल में नहीं है, सही है, तो वहां पे सिर्फ एक पॉइंट था, बाकी फिर समझना हमने खुद से था। ठीक है ना, तो मैंने आपको फिर यहाँ पे आपको समझाया था कि भाई जीमेन इफेक्ट क्या होता है और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, जीमेन और स्टार्क इफेक्ट जो है ये हमें एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि भाई जो हमारे पास शेल्स है ना, शेल्स, उसके अंदर भी फर्दर सब शेल्स मौजूद हैं, वहां से हमें एक आइडिया मिलता है। और इस बात को फिर हमें कंफर्मेशन कौन करता है, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर हमें बताता है कि हाँ यार, कि जो हमारे पास शेल्स हैं उसके अंदर मजीद सब शेल्स जो है वो मौजूद है, तो उसने पूरे एक एटॉमिक मॉडल के जरिए हमें ये बात बताई। तो जीमेन और स्टार्क इफेक्ट से हमें ये चीज पता चलती है। अब ये जो सारा कुछ आपने ऊपर अभी पढ़ा, इसको मैं अभी समझाता हूं आपको। ठीक है, देखें भाई, कि अगर हम यहाँ पे बात करें, सही क्या नाम है, ये आपने जो नील बॉहर के अंदर जो बात समझी थी कि भाई जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, सही, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। एनर्जी को क्या करता है बेटा, लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये किस फॉर्म में लूज करता है बेटा, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में लूज करता है। ठीक है, अब मैंने आपसे ये बोला कि भाई वो जो स्पेक्ट्रम्स हमें उस एटम से मिल रहे होते हैं, सही, अगर हम उन स्पेक्ट्रम्स को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाएं, सही, जैसे कि फॉर सपोज मैं इस डायग्राम को हाफ करता हूं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हाफ कर लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले वाली जो आपको सिंगल सिंगल लाइन नजर आ रही है, ये सिंगल लाइन वो स्पेक्ट्रम्स हैं, सही, जो कि किसी भी एटम से निकल रहे हैं। सही, तो यहाँ पे अभी मैंने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की भी, सही, मैं यहाँ पे लिख देता हूं नो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। सही, अभी यहाँ पे हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की भी। तो जब हम इसको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये स्पेक्ट्रम सिर्फ एक ही लाइन के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। सही, सिर्फ एक ही लाइन के अंदर मूव करेंगे, ये फर्दर स्प्लिट नहीं होंगे। लेकिन फिर मैंने आपको ये बात बताई कि अगर हम जीमैन इफेक्ट के मुताबिक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लेकर आ जाते हैं, यानी कि अब लाइन के अक्रॉस में यहां पे लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, सही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो जो स्पेक्ट्रम हमारे पास एटम से निकल रहे थे, सही, वो बिल्कुल एक लाइन की सूरत में थे। सही, यानी कि जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहे हैं वो बिल्कुल सिंगुलर लाइन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको किस में लेके जाते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, तो उसमें से कुछ स्पेक्ट्रम्स हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि भाई वो क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं इनटू मल्टीपल लाइंस। तो ये दो या दो से ज्यादा लाइंस के अंदर क्या हो रहे हैं बेटा, वो स्प्लिट हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, सही, क्या नाम है, क्या बोलते हैं भाई, स्पेक्ट्रम की, सही, उस स्पेक्ट्रम की बात करता हूं जो कि हमें फर्स्ट ऑर्बिट से मिलता है, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन से मिलता है जो कि किस ऑर्बिट में मौजूद है भाई, फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है।
अब मैं अगर उस स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आता हूं तो वो स्पेक्ट्रम मजीद नहीं टूट रहा। सही, यहां पे आप देखें कि नो मैग्नेटिक फील्ड में भी एक ही लाइन है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एक ही लाइन है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो फर्स्ट शेल है, सही, जो फर्स्ट शेल है इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ, सही सॉरी सब शेल नहीं, जो शेल है ये हमारे पास शेल की तादाद, सही, यहाँ पे एनर्जी लेवल लिखे, जो हमारे पास फर्स्ट शेल है, ठीक है, तो फर्स्ट शेल से निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आके मजीद क्या नाम है लाइंस के अंदर चूंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सब शेल की तादाद भी सिर्फ एक ही है। और पहला सब शेल हमारे पास क्या होता है भाई, एस। ठीक है, पहला सब शेल हमारे पास क्या होता है भाई, एस होता है। सो सही से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये चूंकि लाइन मैग्नेटिक फील्ड में आके सिर्फ एक ही लाइन बना रही है और फर्दर डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि भाई हमारे पास पहले शेल के अंदर सिर्फ एस ऑर्बिटल ही मौजूद है। लेकिन अगर हम उस स्पेक्ट्रम की बात करें जो कि सेकंड शेल से हमें मिल रहे हैं, सही, उस स्पेक्ट्रम की बात करें जो कि हमें सेकंड शेल से मिल रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जाके फर्दर टू लाइंस के अंदर क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे हमारे पास एक शेल के अंदर मजीद सब शेल्स मौजूद हैं। सही, इस लाइन का ब्रेक होना इस बात को वाजे करता है कि भाई इस एक शेल के अंदर मजीद सब शेल जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि भाई हमारे पास सेकंड शेल के अंदर एस सब शेल भी होगा और पी सब शेल भी होगा, क्योंकि सबसे कम एनर्जी एस की होती है और उसके बाद पी की होती है। फिर इसी तरीके से वो स्पेक्ट्रम्स जो कि हमें थर्ड ऑर्बिट से मिल रहे थे, सही, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो फिर वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किससे, किसके अंदर, तीन लाइंस के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास थर्ड शेल है इसके अंदर तीन सब शेल्स मौजूद हैं। कौन कौन से, एस, पी, डी। सही है। फिर इसी तरीके से वो स्पेक्ट्रम्स जो कि हमें फोर्थ ऑर्बिट से मिल रहे हैं, अगर उनसे मिलने वाले यानी कि फोर्थ ऑर्बिट से मिलने वाले स्पेक्ट्रम को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाता हूं तो यहां पे हमारे पास वो क्या नाम है स्पेक्ट्रम जो है वो चार लाइंस के अंदर क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई इस एक ऑर्बिट के अंदर यानी कि फोर्थ ऑर्बिट के अंदर मजीद हमारे पास सब ऑर्बिट्स मौजूद हैं, जिसमें से एक है हमारे पास एस, दूसरा है पी, तीसरा है डी और चौथा है एफ। ठीक है, तो ये जो स्प्लिशन ऑफ लाइट है इन द जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, ये इस बात को वाजे करती है कि भाई हमारे पास ये जो पहला शेल है, ये जो दूसरा है, ये जो तीसरा शेल है, ये जो चौथा शेल है, ये चूंकि मैग्नेटिक लाइन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके मजीद जो है वो टूट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन शेल्स के अंदर भी मजीद सब शेल्स मौजूद हैं। तो ये जितनी लाइंस में ब्रेक हो रहे हैं उस हिसाब से इसके अंदर जो है वो सब शेल्स मौजूद होंगे। जैसे कि फर्स्ट शेल चूंकि एक ही लाइन बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जाके, तो उसके अंदर एक ही सब शेल होगा, वो होगा एस। सही है। और जो दूसरी हमारे पास शेल से मिलने वाली जो स्पेक्ट्रम है वो चूंकि दो ही लाइन बना रही है, तो इसके अंदर दो सब शेल्स होंगे, एक होगा एस एक होगा पी। ठीक, काउंटिंग हमेशा एस से ही शुरू होगी। और इसी तरीके से फिर अगर तीसरे सबशेल से मिलने वाले स्पेक्ट्रम्स जो हैं, सही, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो उससे हमें तीन लाइनें मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक एस है, एक पी है और एक क्या नाम है, डी है। और इसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिट जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सही है, तो यहाँ पे हमें जो है देखने को मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जाके ये चार लाइनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट शोज कि भाई इसके अंदर चार सब शेल्स मौजूद हैं, एक है हमारे पास एस, एक है पी, एक है डी और एक है एफ। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो अब अगर हम इस लाइन को पढ़ें, सही, व्हेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि वो स्पेक्ट्रम जो कि हमें किसी भी एटम से निकलते हुए मिलते हैं, say when atomic spectra of a substance were observed in a high powered spectroscope वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम इन क्या नाम है स्पेक्ट्रम्स को ऑब्जर्व करते हैं। सही, इट वाज फाउंड दैट दे कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लाइंस। तो हमने जब उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा तो हमें ये पता चला कि भाई ये जो एक सिंगल लाइन हमें निकलती हुई नजर आ रही है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर जाएं तो इसके अंदर तो दो या दो से ज्यादा
लाइंस जो हैं वो तो मौजूद हैं, सही, वो मौजूद हैं, क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर एज डिस्कस्ड इन जीमैन और स्टार्क इफेक्ट, जिसको हमने जीमैन और स्टार्क इफेक्ट नील बोहर की लिमिटेशन के अंदर डिस्कस किया था। तो यहां से भी हमें एक आइडिया मिलता है कि भाई हाँ वाकई में शेल के अंदर मजीद सब शेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और जितने सब शेल्स मौजूद होंगे, सही, उस शेल से निकलने वाला स्पेक्ट्रम उतनी ही लाइंस के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब हम उसको कहां लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर जाएंगे। क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट आपके समझ में आया है भाई? जल्दी से बता दें, शाबाश। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? सुनैना फरीद के क्लियर है भाई, जबरदस्त, सही है, सही है अलीजबा, वेरी गुड, सही है असलम परवेज, आयदा तंजील, वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है, ठीक है। और भी बच्चे जो ऑनलाइन हैं वो भी जल्दी से बता दें, ठीक है ना? तो जल्दी से बता दें भाई, आपके समझ में आ गया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में से जब कोई भी रेज क्या नाम है, सॉरी, नॉन मैग्नेटिक फील्ड में से मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाएगी तो वो स्प्लिट होगी, और उसकी स्प्लिशन से ही हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कितने सब शेल्स मौजूद हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है ये हो गया मुकम्मल। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सब शेल के कॉन्सेप्ट के अंदर बात है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, these lines means that electron in the same shell may differ in energy by a small amount, thus main energy level is divided into sub energy level known as subshells। तो बोले कि भाई इस चीज से हमें ये पता चलता है कि भाई एक शेल के अंदर भी मजीद और शेल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी में थोड़ा बहुत क्या होगा, फर्क होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि भाई फोर्थ ऑर्बिट की बात करता हूं मैं ना, सही है, तो फोर्थ ऑर्बिट का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, सही है, वो यहाँ पे चार स्पेक्ट्रम के, सॉरी, चार लाइंस के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, एक डी है और एक एफ है। सही है, ये बात हमें यहां से पता चली। तो अब इसका मतलब ये है कि भाई फोर्थ ऑर्बिटल के अंदर, फॉर सपोज ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, फोर्थ ऑर्बिटल के अंदर अगर हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन है, सही है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन एस में होगा, कोई पी में होगा, कोई डी में होगा और कोई एफ में होगा। अब यहाँ पे ये जो चार इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन एस में है, एक इलेक्ट्रॉन पी में है, एक इलेक्ट्रॉन डी में है और एक इलेक्ट्रॉन एफ में है, तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, से उसकी एनर्जी जो है इन तीनों से क्या है, कम है, थोड़ी कम। क्योंकि भाई ये सब है तो एक ही शेल के अंदर, ये सब है तो एक ही शेल के अंदर, यानी कि इन सब की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर मौजूद होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी इन तीनों से कम होगी वो एस में जाएगा, और जिसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी वो पी में चले जाएगा, जिसकी एनर्जी थोड़ी और ज्यादा होगी वो डी में चले जाएगा, जिसकी एनर्जी थोड़ी और ज्यादा होगी वो एफ में चले जाएगा। सही है? तो इन चारों की जो एनर्जी है वो तकरीबन बराबर ही होगी, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां पे अगर आप लाइन को फिर से पढ़ें, से दीज लाइंस मीन दैट इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल में डिफर इन एनर्जी बाय स्मॉल अमाउंट, यानी कि छोटी सी अमाउंट, इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर मौजूद हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से क्या नाम है, वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम है वो एस में, देन पी में, देन डी में और देन फिर हाईएस्ट एनर्जी वाला किस में जाएगा, एफ के अंदर जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपसे क्विज में भी सवाल पूछा था कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो आपने क्या जवाब दिया था भाई, एफ की ज्यादा होती है। सही है? तो इसी वजह से हमारे पास क्या है भाई, जो हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो एफ के अंदर जाएगा। सही है? Thus, main energy level is divided into sub energy levels known as subshells। तो इसी वजह से हमें पता चलता है कि भाई जो मेन हमारे पास जो एनर्जी लेवल है, यानी कि मेन जो हमारे पास ऑर्बिट है, वो यहाँ पे मजीद सब ऑर्बिट्स के अंदर क्या हुआ हुआ है भाई, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, जिसको हम सब शेल या सब ऑर्बिट या फिर क्या नाम है, ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि एसपीडीएम। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ भाई आपके? जल्दी से शाबाश, जल्दी से बता दें भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर है? एनीवन? ओके आशिर, आपके समझ में आ गया, वेरी गुड, जबरदस्त। सुनैना फरीद, वेरी गुड, ठीक है। आगे भाई आगे, जल्दी से शाबाश। और बच्चे, ये बच्चे कहाँ है? अभी मैं सबके नाम लेता हूँ, देखें जो जो मैं नाम दे रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी बताएं मुझे।
ये अभी हम मिनाल कहाँ है? अभी हम मनाल है। अभी हम मनाल आपके समझ में आया है? अभी हम मनाल कहाँ है? आ गई। सही है, ये अब जागी। और इसके बाद आयजा तंजील तो बता रही है भाई, आलिशा भी बता रही है, आशिर बता रही है, तमीमा और सुनैना फरीद बता रही है। ठीक है, बाकी सब बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, ओके ओके सही है। तो अभी आप अब बताना है आपने। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो बात है ये भी क्लियर हो गई। सही है, अब आगे चलते हैं। सही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि when electrons are many in numbers in shell, they show repulsion and main shell is split into sub shell which name as SPDF। यानी कि समझ लें कि एक तरीके से वही कॉन्सेप्ट वापस से दोहराया हुआ है कि भाई हमारे पास एक शेल के अंदर अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, अब सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। और हमें ये बात बताए कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, सब एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे। सही। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनटू सब शेल्स। यानी कि एक शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास मजीद जो सब शेल्स हैं वो बन जाएंगे और एक शेल मजीद सब शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम फोर्थ शेल की बात करें तो फोर्थ शेल इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की वजह से 4 सब शेल यानी कि SPDF के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो ये सिंपल सी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे अभी हमने जीमैन इफेक्ट के मुताबिक जो चीज समझी थी उसी को यहाँ पे जो है वो इस चार्ट के अंदर जो है ना वो फिल करना है। तो जल्दी से मेरी मदद करिएगा इसमें। ठीक है, तो भाई अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट शेल की बात करता हूँ, हाँ भाई फर्स्ट शेल क्या होता है भाई? फर्स्ट शेल का नाम जल्दी से बताए भाई। के शेल, असलम परवेज, वेरी गुड। सही, फर्स्ट शेल हमारे पास होता है के शेल। और के शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं? सही, के शेल के अंदर एक होता है और वो होता है एस आशिर, वेरी गुड। अभी हमने जीमैन इफेक्ट में यही देखा था कि भाई जो सब शेल जो फर्स्ट शेल से निकलने वाली जो रेडिएशन है, सही, स्पेक्ट्रम है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गई थी तब भी वो सिंगल ही रही, स्प्लिट नहीं हुई। इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल मौजूद है, इसी वजह से वो मजीद स्प्लिट नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भाई सेकंड क्या नाम है शेल की, तो सेकंड शेल होता है, वेरी गुड, एल शेल। ठीक है, सेकंड शेल हमारे पास कौन सा होता है भाई? एल शेल होता है। और एल शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं? एस और पी। आशिर बहुत फास्ट जा रहा है भाई, आशिर बहुत फास्ट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है एस और एक होता है पी, क्योंकि हमने ये देखा कि भाई जो सेकेंड ऑर्बिट से निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम था वो मैग्नेटिक फील्ड में जाके कितनी लाइंस में टूट गया था? 2 लाइंस के अंदर टूट गया था। तो एक लाइन हो गई एस की और दूसरी हो गई पी की। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमारे पास थर्ड शेल है, थर्ड शेल कौन सा होता है भाई? एम शेल, वेरी गुड, सही है, थर्ड शेल होता है एम शेल। तो एम शेल से निकलने वाला स्पेक्ट्रम कितनी लाइंस में टूटा था? 3 लाइंस के अंदर। सही है, तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? वेरी गुड बच्चे, बहुत जबरदस्त फास्ट आंसर दे रहे हैं, जबरदस्त। सही है, तो ये हो गया SPD। तो इसके अंदर हमारे पास 3 सब ऑर्बिटल्स होंगे। सही है, आशिर, आयजा तंजील, असलम परवेज, अरिशबा, सुनैना फरीद, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ वन कौन सा हो जाएगा भाई? एन शेल। सही है, और एन शेल के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी हो जाएगी भाई? 4, वेरी गुड। सही है, तो हो जाएगा एस पी डी और एफ। और ये हमें कैसे पता चला था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में जाके फोर्थ ऑर्बिट से निकलने वाला स्पेक्ट्रम 4 लाइनों में टूट गया था। तो एक हुआ एस का, एक हुआ पी का, एक हुआ डी का और एक हुआ एफ का। क्लियर है बात यहाँ पे? सही है, तो ये वाली पार्ट जो चार्ट है ये सब बच्चों के क्लियर हो गई भाई? ओके, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया है मुकम्मल।